इंडिया का देश के रूप में सफर फेडरलिज्म के उसूलों से जुड़ा है जो इसके संविधान में दिए गए हैं। आर्टिकल 242 से 255 इस फेडरल स्ट्रक्चर की नींव है, जो यूनियन और स्टेट्स के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स के बंटवारे को ध्यान से बताते हैं। पावर्स का ये बंटवारा सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है, ये इंडिया के स्टेट्स के यूनियन के रूप में होने का असली मतलब है, जो नेशनल एकता और रीजनल आजादी के बीच बैलेंस बनाए रखता है। भारतीय संविधान बनाने वालों ने देश के विशाल आकार और विविधता को पहचाना। वे समझते थे कि इतनी अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और आकांक्षाओं वाले देश के लिए एक केंद्रीकृत एकात्मक प्रणाली उपयुक्त नहीं होगी। उनका मानना था कि फेडरलिज्म शासन के एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि रूप की अनुमति देगा, जहां केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर कानून बना सकेंगे। यह सेक्शन इंडियन संदर्भ में फेडरलिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताता है। यह यूनियन और स्टेट्स के बीच रिश्ते को डिफाइन करने में आर्टिकल 245 से 255 के महत्व पर जोर देता है। यह इस बात पर जोर देता है कि नेशनल एकता और रीजनल विविधता के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए लेजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा बहुत जरूरी है। आगे के सेक्शंस इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की बारीकियों में जाते हैं। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को गिनने वाली लिस्ट्स मुख्य संवैधानिक प्रावधानों और इन प्रावधानों की व्याख्या करने में न्यायपालिका की भूमिका की जांच करते हैं। इन पहलुओं को समझकर हम इंडिया के फेडरल सिस्टम की जटिलताओं और बारीकियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के बीच में संविधान की 7वीं अनुसूची है, जिसमें 3 लिस्टें हैं जो उन विषयों को बताती हैं जिन पर यूनियन और स्टेट्स को कानून बनाने का पावर है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का ये 3 भागों वाला डिवीजन इंडियन फेडरल सिस्टम की आधारशिला है। यूनियन लिस्ट, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, पार्लियामेंट के एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव डोमेन के अंतर्गत आती है। ये देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण मामलों में यूनियन के सर्वोच्च अधिकार को दर्शाता है। स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लोकल गवर्नमेंट जैसे विषय शामिल हैं, जहां स्टेट्स को प्राइमरी लेजिस्लेटिव पावर मिलता है। ये ऑटोनॉमी स्टेट्स को अपनी खास जरूरतों और संदर्भों के हिसाब से कानून बनाने की अनुमति देती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर जैसे विषय शामिल हैं, जहां यूनियन और स्टेट्स दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 254 कहता है कि अगर किसी कॉन्करेंट सब्जेक्ट पर यूनियन और स्टेट के कानून में टकराव होता है तो यूनियन का कानून माना जाएगा। ये प्रावधान फेडरल सुप्रीमेसी के सिद्धांत को बनाए रखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की आवश्यकता को भी पहचानता है। लेजिस्लेटिव डोमेन का ये स्पष्ट सीमांकन भले ही सीधा साधा लगे, अक्सर जटिलताओं और विवादों को जन्म देता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां विषयों के बीच की सीमाएं धुंधली दिखाई देती हैं। संविधान के व्याख्याता के रूप में अपनी भूमिका में न्यायपालिका ऐसे विवादों को सुलझाने और फेडरल सिस्टम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 7वीं अनुसूची के अलावा संविधान के कई अन्य आर्टिकल्स इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रावधान, जो अक्सर न्यायिक व्याख्या और बहस के अधीन होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स के बंटवारे की एक बारीक समझ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आर्टिकल 239 लेजिस्लेटिव पावर्स की क्षेत्रीय सीमा तय करता है, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट पूरे इंडिया या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर पूरे स्टेट या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकते हैं। दूसरी ओर आर्टिकल 288 कानूनों के विषय वस्तु से संबंधित है, जो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित वितरण योजना को दोहराता है। आर्टिकल 248, जिसे अक्सर रेजिडुअरी पावर क्लॉज के रूप में उद्धृत किया जाता है, पार्लियामेंट को किसी भी ऐसे विषय पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर देता है जो तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 248 पार्लियामेंट को स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से घोषित करती है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। यह प्रावधान, जबकि प्रतीत होता है कि राज्य की स्वायत्तता पर अतिक्रमण करता है, एक लचीले संघीय ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है,
जो अप्रत्याशित चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हो। इसी तरह आर्टिकल 250 पार्लियामेंट को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, जो असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रधानता पर प्रकाश डालता है। ये प्रावधान आर्टिकल 252 जैसे अन्य प्रावधानों के साथ जो राज्यों को संघ को विधायी शक्ति सौंपने की अनुमति देता है, और आर्टिकल 275 जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने का अधिकार देता है, भारत के संघीय ढांचे की गतिशील प्रकृति को प्रदर्शित करता है। सेक्शन 4 न्यायिक व्याख्या लैंडमार्क केसेस। भारतीय न्यायपालिका ने लैंडमार्क जजमेंट्स के जरिए इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को आकार देते हुए लेजिस्लेटिव पावर्स के बंटवारे से जुड़े जटिल प्रावधानों की व्याख्या करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये व्याख्याएं, जो अक्सर अंतर सरकारी विवादों के जवाब में दी जाती हैं, केंद्र राज्य संबंधों के विकसित स्वरूप में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ऐसा ही एक लैंडमार्क केस 1961 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कानून बनाने के पार्लियामेंट के अधिकार को बरकरार रखा, भले ही संपत्ति का अधिग्रहण और मांग स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता था। इस जजमेंट ने इस बात पर जोर दिया कि यूनियन लिस्ट के विषय पर कानून बनाने की पार्लियामेंट की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता, भले ही वह स्टेट सब्जेक्ट का अतिक्रमण करे। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले 1978 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने की पार्लियामेंट की शक्ति पूर्ण नहीं है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती, जिसमें इसका संघीय चरित्र भी शामिल है। यह फैसला संघवाद के किसी भी संभावित क्षरण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के महत्व पर भी जोर दिया है, खासकर कॉन्करेंट लिस्ट से जुड़े मामलों में। 1977 में स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यूनियन और स्टेट्स को कॉन्करेंट विषयों पर कानून बनाते समय आदर्श रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग और परामर्श करना चाहिए। यह दृष्टिकोण केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है। ये लैंडमार्क जजमेंट कई अन्य लोगों के साथ संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो यूनियन और राज्यों के प्रतिस्पर्धी दावों के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। सेक्शन 5 समकालीन चुनौतियां और सुझाव एक और ज्यादा हार्मोनियस यूनियन की तरफ। जबकि भारत का संघीय ढांचा समय की कसौटी पर खरा उतरा है, यह 21वीं सदी में भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वैश्वीकरण, राज्यों के बीच आर्थिक असमानता और कानून के नए क्षेत्रों के उद्भव जैसे मुद्दों ने मौजूदा पावर शेयरिंग व्यवस्था पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पैदा कर दी है। प्रमुख चुनौतियों में से एक है अक्सर राज्यों की सहमति को दरकिनार करते हुए स्टेट सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने के लिए यूनियन द्वारा आर्टिकल 248 का बढ़ता उपयोग। यह प्रवृत्ति, जबकि कभी कभी आवश्यक होती है, ने राज्य की स्वायत्तता के क्षरण और केंद्रीकृत प्रवृत्तियों की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा की है। इसके अलावा सशर्त अनुदानों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ संघ पर राज्यों की बढ़ती वित्तीय निर्भरता ने केंद्र के पक्ष में शक्ति संतुलन को और झुका दिया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई आयोग नियुक्त किए गए हैं। 1983 में सरकारिया आयोग ने राज्यों के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता की सिफारिश की, जबकि 2002 में वेंकटचलैया आयोग ने अंतर सरकारी संबंधों के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। ये सिफारिशें, जबकि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, भारत के संघीय ताने बाने को मजबूत करने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आगे बढ़ते हुए कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की भावना को बढ़ावा देना अनिवार्य है, जहां संघ और राज्य राष्ट्रीय विकास की खोज में समान भागीदारों के रूप में मिलकर काम करते हैं। इसके लिए शक्तियों के संवैधानिक विभाजन का सम्मान करना, राज्यों के लिए वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना और साझा हित के मुद्दों पर सहयोगी निर्णय लेने को बढ़ावा देना शामिल है। इन सिद्धांतों को अपनाकर भारत अपने संघीय संविधान में निहित नाजुक संतुलन को बनाए रखते हुए 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सकता है।
है।